चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो ओवरव्यू में अगर हम बात करें तो इसको हम एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये 7 to 14 डेज फॉलोइंग ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर एम्पेटिगो हो गया या फिर एम्पेटिगो या फिर अगर आपको फेरेंजाइटिस हुआ, फेरेंजाइटिस, तो उसके तकरीबन 2 वीक्स के अंदर अगर आपको नेफ्राइटिक सिंड्रोम वाले फीचर्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं, यानी हाइपरटेंशन, हाई बीपी, इसके अलावा आपको अगर जो है एडिमा होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पीएसजीएन के बारे में सोचना। और क्लासिकली ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जो है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये फेरेंजियल और स्किन इन्फेक्शंस, जैसे मैंने बताया कि एम्पेटिगो या फिर फेरेंजाइटिस, दोनों से हो सकता है। इन्फेक्शंस विद ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो हैं ये इनमें जो इन्फेक्शंस जो होते हैं फेरेंजियल इन्फेक्शंस, ये ज़्यादा कॉमनली रिमेटिक फीवर कराते हैं, एक्यूट रिमेटिक फीवर। जबकि जो स्किन वाले इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से, स्किन के इन्फेक्शंस की वजह से ज़्यादा कॉमनली जो होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। यानी अगर फ्रिंजियल इन्फेक्शंस हैं तो उनका एक्यूट रिमेटिक फीवर के साथ ज़्यादा रिलेशन है। अगर स्किन का इन्फेक्शन है तो उसका पीएसजीएन के साथ ज़्यादा रिलेशन है। इसमें होता क्या है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशंस होना शुरू हो जाती हैं, जो आईजीजी, आईजीएम और C3 होते हैं, इनके जो बैक्टीरिया है उसकी प्रोटीन्स के साथ ये बाइंड होती हैं और वहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होती है ग्लोमेरुलाई के अंदर। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, यानी जब इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होगी तो उसकी वजह से टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी और वो कॉम्प्लीमेंट जो है उसके थ्रू जो है डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी ऑफ द रीनल बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करें तो ये, जैसे मैंने बताया कि यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन है। और इसके फीचर्स में अगर हम बात करें तो पेशेंट हेडेक के साथ, मेलेज के साथ, हेमाच्यूरिया यानी कोला कलर्ड यूरिन, सीवियर अगर हो तो इसमें कोला कलर्ड यूरिन आ सकता है जो कि ग्रॉस हेमाच्यूरिया की वजह से आएगा। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम वाले फीचर्स हो सकते हैं जिनमें हाई बीपी, एडिमा, ये वाले फीचर्स पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो आपने जो है BLIs तो करवाने ही हैं जिनमें RFTs वगैरह हैं। अगर एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप हो गई है तो RFTs आपको लाजमी बात है कि डिरेंज्ड मिलेंगे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें C3 लेवल, C3 और C4 लेवल्स की, तो उनमें C3 लेवल्स जो होते हैं मोस्टली लो होते हैं कंपेरेटिवली टू C4 लेवल। C4 लेवल स्लाइटली रिड्यूस्ड होते हैं, लेकिन C3 लेवल्स जो होते हैं वो मेनली इसमें रिड्यूस्ड होते हैं क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है उसकी एक्टिवेशन होती है। अगर हम बात करें इसमें ASO टाइटर की तो एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ टाइटर जो है वो रेज्ड होगा। और अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो जो सबसे बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है रीनल बायोप्सी। सो रीनल बायोप्सी अगर हम करें तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव नेफ्राइटिस इस पे हमें नज़र आएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन होगी न्यूट्रोफिल्स की। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे सब एपिथेलियल हम्स मिलेंगे, सब एपिथेलियल हम्स, सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होगी तो उसकी वजह से सब एपिथेलियल हम्स मिलेंगे और इम्यून कॉम्प्लेक्स वहाँ पर डिपॉजिट होंगे तो उसी की वजह से सब एपिथेलियल हम्स मिलेंगे। और इसमें जो है ये हम्प लाइक अपीयरेंस जो होती है ना, हम्प लाइक अपीयरेंस, ये करेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम कहते हैं लंपी बम्पी अपीयरेंस इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हमें मिलेगी, लंपी बम्पी अपीयरेंस। इसके अलावा जो है लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें वायर लूप लीजन्स मिलेंगी, वायर लूप लीजन्स हमें मिलेंगी। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें C3 लेवल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा रिड्यूस्ड होते हैं और C3 लेवल्स के अलावा जो है इसमें सब एपिथेलियल हम्स मिलेंगे और इम्यूनोफ्लोरेसिस के अंदर हमें लंपी बम्पी अपीयरेंस मिलेगी। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें
तो ट्रीटमेंट जो होता है मोस्टली सिम्टोमेटिक होता है और इसमें हमने जो है अगर हाइपरटेंशन है तो उसको हमने करेक्ट करना है इधर विद एस इनहिबिटर्स और एआरबीज। अगर जो है एस इनहिबिटर्स या फिर एआरबीज से अगर एकेआई पेशेंट ने डेवलप अभी नहीं किया तो उसमें ये हम दे सकते हैं। साथ में ये कुछ हद तक जो है प्रोटीन्यूरिया जो हो रहा होता है उसको भी, प्रोटीन्यूरिया को भी ये कंट्रोल कर लेते हैं। और इसके साथ अगर एडिमा हो रहा है तो उसमें हमने डायोरेटिक्स देने हैं। एडिमा हो रहा है तो हमने डायोरेटिक्स देने हैं। और बाकी जो है सिम्टोमेटिक थेरापी इसमें है, लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड्स का कुछ लोग कहते हैं रोल है, कुछ लोग कहते हैं रोल नहीं है। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो बच्चों में स्पेशली इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है और पेशेंट जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसमें ख़त्म हो जाता है। तो एज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो कम्प्लीटली रिकवर होते हैं, लेकिन अगर अडल्ट की हम बात करें तो वो जो है पीएसजीएन जो है इनका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो सकता है।